अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स रिव्यू एक्ट की समाअत हुई। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बड़े दिलचस्प दलाइल थे, बड़े एकेडमिक दलाइल थे और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ वो आज खड़े हुए थे, नज़र आ रहा था। जो उसमें मुझे जो एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी उन्होंने जो एक बयान किया कि जिससे मुझे मौजूदा हालात भी याद आए पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि चौधरी ज़हूर अलाई को एक दौर में गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके ट्राइबल एरिया मुंतकिल कर दिया गया। उस वक्त के जो कबायली इलाका थे जो अब पाकिस्तान में जम हो चुके हैं, KP में जम हो चुके हैं, और वहाँ पर ले जा के जब रख दिया गया तो जब हाई कोर्ट में उनकी बेल की पिटिशन जाती थी तो हाई कोर्ट कहता था कि वो हमारे दायरा कार से बाहर हैं, कबायली इलाका जात हाई कोर्ट के दायरा कार में नहीं आते। तो फिर अल्टीमेटली 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने सुन के उनको ज़मानत दी। तो मुझे याद आया, मैंने कहा उस दौर में कबायली इलाका जात ले जाते थे, अब शुमाली इलाका जात ले जाते हैं, होता तो यही है। और उसके अलावा जो आज फोकस था अटॉर्नी जनरल का वो ये था कि पिछले कई सालों में जो 184(3) है उसमें अदालत ने अपना दायरा कार वसी किया है। हालांकि शुरू में वो बहुत ही नैरो, उससे वो ये इसका कोई 100 मोटर नोटिस लेती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ दायरा कार बढ़ता गया है। तो उन्होंने कहा लेकिन सेम वे में 184(3) का दायरा कार बढ़ा, लेकिन जो रिव्यू है उसका दायरा कार नहीं बढ़ाया गया। तो उसके लिए हमने उसको बराबर करने के लिए ये हम कानून लाए हैं। जबकि जो मौजूद जज साहबान थे, जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे, उनका जो था वो दो चीज़ों पर फोकस था। एक तो उन्होंने कहा कि अदालत को भी इस बात पर एतराज़ नहीं है कि दायरा कार वसी करना चाहिए, लेकिन जिस मेथड से यानी कि जिस कानून के ज़रिए दायरा कार वसी करने की कोशिश की गई है उस पर क्वेश्चन है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो एक और बात उन्होंने अहम की, उन्होंने कहा कि आप ये जहन में रखिए कि रिव्यू और अपील में फ़र्क होना चाहिए। आपने वो फ़र्क ख़त्म कर दिया ये कानून लाकर, तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो फ़र्क बरकरार रहे नज़र सानी और अपील का। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो आज एक अहम तरीन केस था वो ये यहाँ पे आगे कॉन्स्टिट्यूशन 1 की जो बिल्डिंग है, जो माशाल्लाह एक तमाम इशराफिया के वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, इमरान खान साहब से ले के तो जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस से ले के तो जर्नैलों से ले के सब इशराफिया वहाँ पे भरी हुई है। और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालेदम करार दिया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको जो आपको पता है, ये जस्टिस साकिब निसार हों या जस्टिस अजमत सईद शेख हों, ये तो बड़े नोन है कि आप कब्ज़ा कहीं पे कर लें, उस कब्ज़े पे आप हराम की कमाई से जो मर्ज़ी बना लें, ये कहते हैं थोड़े पैसे दे के उसको हलाल करवा लो। तो उस दौर में साकिब निसार साहब ने उन पर 16 अरब रुपये जुर्माना करके उस टावर को, ग्रैंड हयात वालों के इस टावर को जायज़ करार दे दिया था। अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि उस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, और जस्टिस एजाजुल एहसन आज उसी का नज़र सानी सुनने के लिए बैठे हुए थे। वो अलग बात है कि नज़र सानी में आज उन्होंने नहीं कोई रिलीफ दिया, क्योंकि CDA ने 16 अरब रुपये जुर्माना ना अदा करने की वजह से दोबारा से उसकी ज़मीन को कब्ज़े में ले लिया है कॉन्स्टिट्यूशन 1 की। जबकि अली ज़फ़र साहब यहाँ पर ये प्ली कर रहे थे कि या तो आप हमें मज़ीद वक्त दे दें जुर्माने की अदायगी का, या आप हमारा जुर्माना घटवा दें, जिसको दोनों जो उनकी ये गुजारिशात थी मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने मंजूर नहीं की। और जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि पहले इनके वकील रहे हैं आज जज बन के बैठे हुए थे। वैसे ये क्या एक दुरुस्त अमल होता है इमरान वसीम साहब के आप किसी के वकील रहे हैं मतलब और आप अब ये कह रहे हैं कि आप जिसके वकील हैं उसके जज बन के बैठ जाएं? जी, आप ये कह रहे हैं। तो देखिए ना, वक्त के साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल साहब आज दलाइल दे रहे थे कि वक्त के साथ साथ वो जब रूल्स बने आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए, वो इतना सा नैरो डाउन आप की ओ था, इतना आप इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर उन्हें कहा कि ये जो मंजूर इलाही साहब दरख्वास्त लेके आए थे, ज़रूर इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कोई ट्राइबल एरिया में लेके गए थे, तो उसमें जज साहबान ने बेशक रिलीफ भी दिया, लेकिन बड़ा उन्होंने नैरो मोहतात होकर उसको इस्तेमाल किया। तो वक्त के साथ साथ आपने एक्सपेंड कर दिया, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन 1980 में जब वो बनाने वाले थे अपने ये रूल्स, 1980 के बनाने वाले जज साहबान थे, उनके वहमो गुमान में नहीं होगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भाईजान ये
15-20 साल के बाद इस आर्टिकल 184(3) के तहत इतने बड़े बड़े कट्टे खुलेंगे, वज़ीर आज़म घर भेजे जाएंगे, वफाकी वज़रा नाहल होंगे, हुकूमतें गिराई जाएंगी, हुकूमतें बनाई जाएंगी, उनकी सोच में भी नहीं था। और ये बदकिस्मती कहने के हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये यूज होगा, उनके जहन में एक भी नई 58(2)B इसमें ईजाद की जाएगी। आप बजा फरमा रहे, मैं ये कह रहा हूँ जुडिशल मार्शल लॉ, आई मस्ट से मेरे बाहर- मेरे नज़दीक इसका लफ्ज़ जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ के लिए इस्तेमाल होगा। और इस मुल्क में जो आज भी जुडिशल मार्शल लॉ जो है ना जो नाफिज किया हुआ है वो 184(3) के तहत ही हुआ है ना, या 199 की जुडिशल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बना रहे थे ना, उन्होंने फोर्स भी नहीं किया था कि ऐसा जाके कुछ होगा। तो जब सारी चीज़ें इस हद तक चेंज हो गई हैं तो अटार्नी जनरल साहब यही दलाइल दे रहे थे ना। एक तो वो बात मैंने आपको कर दी भी कि ऐसा हो सकता है, मैंने कहा जी हो सकता है, वक्त के साथ साथ वकील जो है वो जज भी बन सकता है और बन जाते हैं। आप और देखें ना, उसी केस का जज बन सकता है जिसमें पहले वकील रहा हो। वही वकील जज भी बन सकता है। तो हमारे सामने कई वकील जज बने हैं इधर सुप्रीम कोर्ट में। वो केस नहीं सुनते ना, इन्होंने केस सुने हैं। प्रॉब्लम ये है सर बस अंडर द समझ जाया करें ना, बात जब होती है मैसेज पहुंच रहा है उनको, समझ जाते हैं लोग बात क्या हो रही है। अब आप देखें कि एजी साहब क्या कह रहे थे, इंसाफ के लिए या कानून और आइन जो है उसके पलड़े बराबर होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि 1980, 1985, 86, 87, ये 2000 तक तो ये अख्तियार बड़ा ही, बल्कि 2000 तक वज़ीर आज़म इस आइन के तहत बहाल हुआ। 1993 में जब 52(8)B उस पर लगा नवाज शरीफ पे, उसको बहाल किया गया। उसके बाद फिर वो जो आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे या जुडिशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, तो वो सब कुछ वही हुआ। 2005 से ऑनवर्ड आप देखें कि लाइनें लग गई सुप्रीम कोर्ट में 100 मोटर्स की, और फिर 100 मोटर के ऊपर जब एतराज़ उठना शुरू हुए तो फिर ये क्या किया गया, अब तहरीरी दरख्वास्त लेके आए। अब से तहरीरी दरख्वास्त से भी याद आ गया, अब बहुत सारी चीज़ें हमें याद आ जाती ना, एक और चीज़ भी याद आ गई पहले तहरीरी दरख्वास्त वाले पे। ये जो खान साहब 25 मई को यहाँ पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे और उन्हें कहा गया था कि आप श्रीनगर के हाईवे के ऊपर वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, आपको वहाँ पे ग्राउंड भी मिल जाएगा, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। ये दरख्वास्त कौन लेके आया था? ये दरख्वास्त कोई लेके नहीं आया था, ये दरख्वास्त लाने का कहा गया था। गवाह होंगे अयूब साहब, कमरा अदालत में एक वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं वकील हूँ, हम अदालतों में जाते हैं, रास्ते बंद हैं, कोई लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है, हमारा उससे क्या ताल्लुक? भाई इंसाफ के जो दहलीज है वहाँ तक हमारी एक्सेस ख़त्म हो गई है, ना हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जज साहब ने कहा, बंदयाल साहब ने, फिर आप दरख्वास्त लेके आए ना। उन्होंने फौरी तौर पे दरख्वास्त दायर की, दरख्वास्त डाली, अगले दिन दरख्वास्त लग गई। वो जो वकील साहब थे जो उस दिन आइन और कानून की बालादस्ती और बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए कि आज़ादाना नकलो हरकत का आइन जो है वो राइट देता है, वो आजकल PTI की कोर कमेटी के रुकन है। ये चीज़ और मौलवी जैसे बंदयाल साहब ने उनको कहा कि आप दरख्वास्त लाएँ, लेकिन खैर ये तो हमारी अदालतें, जैसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब को तो इंसाफ कम से कम उनकी दहलीज पर मिल जाता होता है। तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब से आगाज़ हुआ है शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको मिलना चाहिए। आगे औरों को मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है दोबारा इमरान खान साहब को मिल जाए। अच्छा हसन अयूब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब का ये कंडक्ट है, क्या ये कल को इनको कॉस्ट करेगा कि आप ये करते रहें? मालूम नहीं, करना चाहिए क्योंकि जज का काम नहीं है। देखिए जस्टिस जहिया अफरीदी साहब वैसे भी वो ना भी बैठे हों तब भी 184(3) के वैसा मुकदमा 100 मोटो हो तो उसमें बैठने से इनकार करते हैं। इसके अलावा साकिब निसार साहब के जो 100 मोटोस थे, उन केसेस को जो है जो चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, उन्होंने टेकअप नहीं किया। फिर इस तरह जो पानी के हवाले से मुहिम स्टार्ट की थी उन्होंने, साकिब निसार साहब ने, उससे इज़हार लाताल्लुकी किया था जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने। तो ये कुछ जो है वो होना है, तो ये भी एक मतलब नई चीज़ दिखाई दी है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो आज इस केस में बैठ के दोबारा फिर उनको नहीं बैठना चाहिए था। ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, लेकिन एक बड़ा बैड इम्प्रेशन है एक जज के हवाले से कि एक को ऐसा क्लाइंट आपने एक आदमी को रिप्रेजेंट किया हो और उसी के मुकदमे में चाहे आप उसके ख़िलाफ़ फैसला दे दें, लेकिन आपको बैठना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट एंड रिव्यूज़ एक्ट जो है उसके हवाले से बात मैं करना चाहूँगा कि आज जो क्वेश्चन बार बार उठा रहे हैं कि अदालत कहती है कि हम आवाज़ होकर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वाली बात पर कि जी जो आपका तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है, आपको इसमें आपको इसमें जो है वो जो है आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। तो जनाब ने तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो कि 186 के तहत आता है, जी 186 के तहत, आर्टिकल 186 के तहत वो आता है, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया। आपने वोट का शुमार ना होने का 63A के हवाले से वोट शुमार ना होने का
आपने फैसला देकर आपने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट है और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को घर जाना पड़ा। ये कुछ आप कर गुजरे और उसकी वजह से तो अभी तक जो के काम सिस्टम स्टेबल सिस्टम नहीं हुआ। आज तक मुल्क जो है अदम इस्तेकाम से, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं आ सका, अदम इस्तेकाम से दो चार है और इस्तेकाम नहीं आ सका। ये वो फैसला था, पहला फैसला जिसने पूरे मुल्क के जो सियासी ढांचे को हिला दिया। और वो कौन था उसका आर्किटेक्ट? यही बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, चीफ जस्टिस जो है उमरता बंदियाल साहब थे। उस टाइम आपको ये नज़र नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है। हम नहीं कह सकते 63A में नहीं लिखा हुआ कि जो रुकन है उसका वोट शुमार नहीं होगा, ये नहीं लिखा था। डी सीट होने का जिक्र था, डी सीट उसने होना था, ना एल भी नहीं होना था, और बस इतना था। आपने फैसला दे दिया वो शुमार नहीं होगा। क्या उसके लिए कोई आईनी तरमीम हुई है? आप ये भी कह सकते थे ना कि ये पार्लियामेंट आईनी तरमीम पर कर ले इसके ऊपर, या इसकी वजाहत जो है ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट करे, ये काम ही उनका है। अब फ्रेमर ऑफ जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं बार बार। उस टाइम जो है ना फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भूले हुए थे, या उस टाइम भूले हुए थे कि जी पार्लियामेंट भी जो है वो फंक्शनल है, पार्लियामेंट भी जो है वो कर सकती है। चाहे एक पार्टी निकल गई है ना, अगर उनके पास अक्सरियत ना होती तो वो ना कर सकते तरमीम। लेकिन आपने ये मामला उन तक छोड़ना गवारा ही नहीं किया कि पार्लियामेंट को 6 महीने की मुद्दत देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आर्मी चीफ के वाले मामले पर भी तो 6 महीने की मुद्दत दी थी ना जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। तो उस टाइम तो बात ये थी कि हमने सहूलतकारी फराम करनी है, तो 6 महीने हम दे देंगे, तो 6 महीने में तो ये गवर्नमेंट पहुँचवा लेगी, पंजाब वाली भी दूसरी वाली भी, तो हर चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो इन्होंने मुल्क को इस तरीके से जो है वो आगे जो है एक कहते हैं दलदल में फेंक दिया, और सियासी अदम इस्तेकाम में जो है ना वो फेंक दिया। अब अपनी मरतबा दूसरी मामला आ गया है जिसके अंदर जो है वो इवन के मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप तरमीम कर सकते थे। तो उसके ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने आईनी तरमीम करनी है, आईनी तरमीम करनी है। क्या आईनी तरमीम ज़रूरी नहीं है? भाई नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो ठीक है, इसको कलदम ना करें, कहें जी 6 महीने का टाइम देते हैं, इसकी आप तस्दीक कर लें। कभी भी 6 महीने का टाइम नहीं देंगे, स्टे कर देंगे। मैं इसमें जो ऐड करना चाह रहा था ना, ये जो आर्टिकल 63A की बात कर रहे थे, तो 63A का केस आपने भी सुना, हसन ने भी सुना, हमने विटनेस किया कि 63A की प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जैसे बंदियाल साहब ने कहा था, आज भी हमें याद है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा वोट डाले, उसका वोट गिनती में शुमार ना हो और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये तो उस डाले गए वोट की तौहीन होगी, कंटेम्प्ट होगी। ये हमने रिमार्क्स खुद सुने कि मतलब उनका कहने का मकसद था आसान अल्फाज में कि वोट तो डाला जाएगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंस में उस बंदे की सज़ा क्या है ये वोट डिटरमिन करनी है, लेकिन वोट बाहर ही निकलेगा डब्बे से। हमने ये तय करना है कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है या वो वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से ये डिटरमिन करना है। वो डी सीट था हाँ, बेसिकली D सीट, हाँ। वो कहते हैं जो बेसिकली एजी साहब लाइफ टाइम का कह रहे थे कि लाइफ टाइम होनी चाहिए, तो अदालत ने यही देखना था लाइफ टाइम करना है, 5 साल करना है या डी सेट करना है। लेकिन जब फिर वो पटारी में से सांप निकला तो वो वोट भी निकल गया। अब इसी के अंदर एक और बात भी ऐड कर दें, अब मैं पता नहीं बात कर चुका हूँ को नहीं, जब ये जो रिव्यू एक्ट वाला केस पहले दिन आया था तो चीफ साहब ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा कानून है, आर्टिकल 100 मेरे ब्लॉग में बात हुई है, आर्टिकल 185(3) के 184(3) के अंदर आपने महदूद कर दिया है, तो लिहाजा बड़ा अच्छा है। पहले वाला अच्छा नहीं था, उसमें आपने बहुत सारा गंद डाल दिया था, तमाम आपने उसमें जो है वो फैमिली मैटर्स और प्रॉपर्टी मैटर, पब्लिक डिस्प्यूट, दीवानी, सिविल, सारे केसेस फौजदारी डाल दिए। ये आपने अच्छा ड्राफ्ट किया। आज क्या कह रहे थे? आज कह रहे थे नहीं आपने 185 तक 84(3) तक महदूद क्यों कर दिया? आज ये सवाल हो रहा था। तो आज कह रहे थे आईनी तरमीम कर लें, बेहतर रास्ता। अब आईनी तरमीम पे आ जाते हैं। तीसरी जो बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, उस आईनी तरमीम से भी उसमें भी एक और सांप निकलने वाला है। 21वीं 18वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी, उसका केस सुना गया, पूरा फुल कोर्ट बैठी, 17 जज बैठे, केस सुना। केस सुनने के बाद अदालत ने आईनी तरमीम को जायज़ करार दे दिया। लेकिन उस फैसले को जो कि टुकड़ों में आया था, 17 जजेस में से 8 जजेस का फैसला बना था, क्योंकि वो बंट के फैसला था। 3 जजेस का कुछ फैसला था, 6 जजेस का कुछ फैसला था, 7 का कुछ फैसला, तो अल्टीमेटली 8 जजेस का या 9 जजेस का फैसला बना था। बाकी 2 और मुख्तलिफ फैसले आए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आईनी तरमीम जो है ये जो फौजी अदालतों के हवाले से की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो अदालत है इसमें नुक्ता आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि उस फैसले के अंदर हुकूमत ने नज़रसानी दायर नहीं किया, हालांकि उसके अंदर बड़ा अहम नुक्ता लिख दिया गया था कि ये अदालत पार्लियामेंट की बनाई गई आईनी तरमीम का भी जायज़ा ले सकती है, उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। तो कल को अगर ये आईनी तरमीम की तरफ गए तो तब भी अदालत कहेगी कि देखें ये बेसिक सेलिएंट जो फीचर है अदालत के अपना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से ये भी एक फ़ीचर है कि जो अदलिया के अख्तियार, क्योंकि उस फैसले में भी लिखा गया था कि जो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट एज्यूम कर चुकी है उसको आप करटेल नहीं कर सकते। तो फिर आईनी तरमीम में जब एक मिनट, आईनी तरमीम में जब आप ये करेंगे
तो फिर उसमें ये सारे सवाल फिर आ जाएंगे। और उसी फैसले के अंदर एक और चीज़ भी थी, याद करें, ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, उस फैसले में बंदियाल साहब ने वो सियासी जमातों वाला नुक्ता भी डाला था कि सियासी जमात जो है उसमें सब कुछ करता धरता जो है वो पार्टी हेड होता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 63A की तशरीह के ऊपर जब हमजा को फारिग किया और परवेज़ लाई को बनाया, तो उसमें वो व्यू पॉइंट जो था वो बंदियाल साहब ने वापस ले लिया। वो नहीं पार्लियामेंट लीडर को नहीं ले गया। उसके बाद जब मजारी साहब वाली रूलिंग आई थी उस पर कहा कि नहीं वो क्योंकि इंटेंशनली ये हो गई थी, वो हो गई तो लिहाजा अब वो वापस हो गया। यार इन्होंने इस तरह रबर बैंड की तरह हर चीज को स्ट्रेच किया है फायदा देने के लिए इमरान खान को। बच्चे किस चीज से खेलते हैं के वो रबर बैंड की तरह स्ट्रेच किया। चिंगम की बात ना करो, नहीं चिंगम नहीं यार, स्लाइम से खेलते जैसे मर्जी उसकी शेप बना लो। स्ट्रेच किया ना उसके लिए, अपनी चीज के लिए, कि मतलब यार बंदा कान पकड़ लेता है, खुदा का नाम है क्या कर रहे हैं। यानी एक टाइम पर एक बात कर रहे हो, उसी दूसरे केस में उसी चीज़ से जो है वो जो आप पीछे हट कर और दूसरी तरफ जा रहे हो। यानी कोई भी इनको वो समझ नहीं आती और बड़ी यानी मतलब पक्का मुंह कर। हालांकि दो मुख्तलिफ जजेस हों तो समझ आती कि इनके बेंच में और बात की गई, आपके बेंच में और बात की गई, लेकिन वही बेंच आप ही एक बेंच पे एक बात बैठे हैं, एक बेंच में एक बेंच। मजे की बात है बेंच भी वही बनते हैं ना। पहली बात है बेंच भी दूसरा बनाना गवारा नहीं है, और फिर फैसला भी उसी को ही। यानी आपने इस नेचर का एक केस सुन चुके हैं तो फिर अब उसी नेचर का दूसरा केस किसी और बेंच के सामने लगा देना, नो, ये काम हमने नहीं करना। हमने खुद ही केस सुनने हैं क्योंकि हम ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बाकी जज जो है वो जज नहीं है, वो नालायक हैं। ठीक है, स्वेटर बुने अपने, वो स्वेटर बुने, वो जाके जब जो है ना रेस्टोरेंट्स में खाने खाएं, जब वो मुफ्त की तनख्वाह लें। भाई क्या सिर्फ आपने ही आइन की पासदारी का हलफ उठाया है? क्या वो जज नहीं है? क्या वो मुनसिफ नहीं है? क्या उन्होंने इंसाफ नहीं करना? क्या सिर्फ आप ही मुनसिफ आला हैं? यानी आप अपने आप को यानी क्या समझते हैं? और आपकी यही रवैये की वजह से जो है आपने सर्विस में होते हुए अपना वो बैंड लगवाई, आपने अपना वो मजाक उड़वाया कि ट्विटर देखें तो लोग क्या क्या इनके बारे में जो है वो इनको जो है वो नाम नहीं दे रहे, क्या क्या बातें इनसे मुतालिक नहीं कर रहे, और इनके इंसाफ के ऊपर लोग जो है हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्यों? भूटान की अदालत बन के रह गई, अदालत बना दिया, इस किस्म के मामले हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इन्होंने इस बेतौकीरी की इस अदालत की, इस अदालत का जो इज़्ज़त थी, एहतराम था, तकद्दुस था, उसको पामाल किया। और तारीख कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। जो जितना नुकसान जितना नुकसान इस दौर ने बतौर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने पहुँचाया है अदलिया को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इतनी ज़रब कभी किसी ने नहीं लगाई। इवन के आमरों ने जब जो है पीसीओ के साथ हलफ लिया है ना, उस टाइम भी इतनी मजाक और इतनी किट नहीं लगी जितनी आज लग रही है इस अदालत की। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो ये इलेक्शन हो जाता पंजाब और केपीके का। वो कहते हैं कि ये गलती की फुल कोर्ट ना बना के। अब वो इस तरह से मतलब बातें कर रहे हैं, जिनके हक में फैसले आए वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया, हमें मरवा दिया, हमें मरवा दिया। मैं अपने दोनों मोजिज़ साथियों की बात को सेकंड करता हूं, और मैं एक बात कहूं, ये जो हसन भाई कह रहे थे कि जितना नुकसान मोजिज़ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने बज़ाहिर पहुंचाया है सदलिया को, मैं इस बात को मज़ीद एलेबोरेट करना चाहूँगा एंड करते हुए। वो ये कि आपको पता है साकिब निसार साहब बहुत ही बदतरीन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जिस अंदाज में जो कुछ किया, लेकिन स्टिल वो भी बेंचेस देते थे दीगर जजेस को भी। जस्टिस कादी फायज ईसा को फैज़ाबाद केस का बेंच दे दिया, ठीक है, वो दे दिया, जिसे कहते हैं हुदैबिया पेपर वगैरह वगैरह, इस तरह केसेस देते थे जो बड़े केसेस होते थे, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने तो कहा कि जो मेरी लाइन लेंथ पे नहीं है वो सिर्फ वापडा के बिजली मीटरों के केस सुने, वो फैमिली मैटर सुने कि किसकी विरासत में हिस्सा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल केस नहीं सुनने दूंगा, और नहीं सुनने दिया। 2 साल के करीब ये चीफ जस्टिस रहे हैं, अब रिटायर होने वाले हैं, 2 माह में रिटायर हो गए, 3 माह में सॉरी। आप एक बेंच में बता दीजिए इन्होंने इस इम्पोर्टेंस के एक बेंच में इन्होंने जस्टिस कादी फायज ईसा को बिठाया हो, इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बिठाया हो। क्यों? क्योंकि इनकी धड़े के नहीं थे, इतना उनका कसूर था। आप कुछ कहेंगे? अगले व्लॉग में आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जो आपने कहा ना कि काजी फायज साहब को हुदैबिया का केस दिया गया, वो कैसे दिया गया, उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे ज़रूर। ये साकिब निसार साहब ने रिकॉर्ड कायम किया 2018 में, मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा 100 मोटर्स एक साल में 72 साकिब निसार साहब ने लिया, माशाल्लाह। बड़ा उनका इस मामले में जिसे कहते हैं ना, वो 100 मोटर चलता था। इवन कि अपने भाई की सर्विस का मामला भी आता था तो वो उस पर भी 100 मोटर्स लेके उन्होंने पूरा एक किडनी का हॉस्पिटल ही तबाह कर दिया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
कौन सी बहुत लंबा हो गया